वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बोर्ड के क्वेश्चन के आंसर किस तरह से लिखने हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके उसका इस वीडियो के अंदर अभ्यास करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छे से की है या की थी, फिर भी हमें मार्क्स जितने सोचा था उतने नहीं आए। उसका कारण क्या होता है? हमारा प्रेजेंटेशन। तो हमारा प्रेजेंटेशन, हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन कैसा अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो आज इसी बात का हम अभ्यास करेंगे कि हमें किस तरह से अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखना है। यहाँ पे पहला पेज दिया गया है, इसके अंदर आपको बहुत ध्यान से इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, आपको पूरा समय दिया जाता है और कैसे भरना है इस बात का अभ्यास हम आगे लास्ट में करेंगे। तो पहले दूसरी बातों का ध्यान में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो देख ले। प्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड पेपर आंसर शीट, हमें किस तरह से अपना प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बात दी गई है। तो सबसे पहले क्या है? पेन। हम कौन सी पेन का यूज़ करेंगे? नॉर्मली हम कौन सी पेन का यूज़ करते हैं? ब्लू, रेड, ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर में हमें सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, क्योंकि दूसरी पेन का यूज़ कौन करता है? रेड पेन कौन यूज़ करता है? जो पेपर चेकर परीक्षक है वो। तो हमें वो पेन का यूज़ नहीं करना है। और नॉर्मली हम जब नोटबुक में क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो ब्लैक पेन से क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं, लेकिन हमें ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक पेन का यूज़ बोर्ड की एग्ज़ाम के पेपर में जब चेक होते हैं तब परीक्षक का ऊपरी अधिकारी जो होता है, मॉडरेटर, वो यूज़ करता है। इसलिए ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है और ग्रीन पेन का भी यूज़ नहीं करना है। ग्रीन पेन का यूज़ भी मॉडरेटर के ऊपर का अधिकारी होता है, वो यूज़ करता है। इसलिए हम कौन सी पेन का यूज़ करेंगे? पेपर किससे लिखेंगे? सिर्फ ब्लू पेन से लिखेंगे, वो भी इंक पेन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? सेक्शन। यदि आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले तो उसके लिए आप सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन लिखिए। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? परीक्षक को सेक्शन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। फिर आंसर स्पेस, कितनी आंसर स्पेस छोड़ेंगे? जैसे कि सेक्शन सी है, एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया तो हमें सिर्फ एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर वापस आंसर लिखने के बाद पूरा एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद है हाईलाइट। हाईलाइट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो हाईलाइट हम पेंसिल और स्केल से करेंगे। जैसे कि एक भी किसी पॉइंट को आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है, तो आपको स्केल से लाइन खींच लेनी है और इस तरह से आप पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। यदि आपके पास पेपर का आंसर लिखने के बाद, पूरा पेपर लिखने के बाद आपके पास समय बाकी है तो आप आंसर शीट को डिज़ाइन कर सकते हैं, पॉइंट को। अभी आगे है डेफिनेशन। हर एक चैप्टर में आपने डेफिनेशन याद की ही होती है। तो सेक्शन डी और सेक्शन ई में आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहे? अच्छा रहे, इसलिए आप डेफिनेशन श्योरली लिखो। फर्स्ट पेज में लास्ट में समझाने वाली हूँ। फिर है कैंसलेशन। हो सके तो कैंसलेशन करिए ही मत। यदि कैंसलेशन हो जाता है, गलत वर्ड लिख लिया है, तो आप उसमें हल्की लाइन खींचो या तो ना खींचो। हमें सामने से अपनी गलती बताने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आप बोलोगे प्रेजेंटेशन अच्छा क्यों होना चाहिए? परीक्षक को क्यों परेशान नहीं करना है? तो मैं आपको बता दूं कि जब परीक्षक पेपर चेक करता है तो उसका वर्कलोड कैसा होता है? बहुत होता है। कोई बहुत दूर दूर से आता है तो वो परेशान होता है। दूसरी बात कि हर स्कूलों में इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो परेशान ही होता है। और यदि हम उसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो आप समझ सकते हो इसकी सीधी इफ़ेक्ट कहाँ पे होगी? आपके मार्क्स के ऊपर होगी। और यदि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से हुआ, आपने तैयारी भी अच्छे से की है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, तो ज़रूर से आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमें सेक्शन वाइज किस तरह से लिखना चाहिए। यहाँ पे आपको सेक्शन ए दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए लिखा है, ठीक है। मैंने कैसे बॉक्स बनाया है,
आप एक लाइन छोड़ के सेक्शन ए के नीचे डबल अंडरलाइन भी करके उसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिया गया जो बॉक्स है इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखता है, यहाँ पे परीक्षक मार्क्स दिखता है। ठीक है, आपकी सप्लीमेंट्री तो 24 किसकी आती है, 24 पेज की आती है। यहाँ पे बॉक्स का प्रमाण भी कैसा होता है, अधिक होता है। ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने ली है। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेक्शन ए कैसे एमसीक्यू टाइप आता है, तो आपको ये भी लिखना है कि कौन सा सेक्शन में सेक्शन ए के क्वेश्चन में ए आता है, बी आता है, सी आता है या डी आता है, वो भी लिखना है। और आंसर का नाम भी आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है दूसरा क्वेश्चन हेनरी फयल से। क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, और वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, आगे है सी, आंसर आता है तीसरे का, लेकिन वर्ड में नहीं लिखा गया है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि परीक्षक को वापस वो क्या ढूंढना पड़ेगा, इसका आंसर क्या है, तो उसके कारण उसको क्या होगी, परेशानी होगी, जिसके कारण अपने मार्क्स कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो मार्जिन दिया गया है उसके अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन के नंबर ही लिखने होते हैं और कोई भी चीज़ आपको लिखनी नहीं होती है। तो आप ये बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सेक्शन ए किस तरह से लिखना है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम सेक्शन बी का अभ्यास किस तरह से करेंगे, लिखेंगे, उसका हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कर्मचारी व्यवस्था विभाग को कौन से नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है आपको पता ही है, मानव संसाधन संचालन के नाम से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर तो वन वर्ड है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, पूरा सेंटेंस में लिखा है। तो वैसे आपको आंसर कैसा, पूरा सेंटेंस में लिखना है। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा गया है, व्यूहात्मक योजना। उसका क्वेश्चन क्या होता है कि जीवन लक्ष्य तय करने वाली योजना कौन सी होती है, उसका आंसर क्या होता है, व्यूहात्मक योजना। लेकिन वो कैसा लिखा गया है, वन वर्ड में लिखा गया, जो कैसा है, गलत है। तो वन वर्ड में आंसर लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मानव संसाधन संचालन लिखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो परीक्षक को कैसा हो जाएगा, चेक करने में आसानी हो जाएगी। उसी तरह से दूसरा टॉपिक, मार्गदर्शन के कितने तत्व होते हैं। तो कितने तत्व होता है, 4। पहला क्या होता है, निरीक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और प्रोत्साहन। ठीक है, तो मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे जो पॉइंट है मैंने अंदर की साइड पे लिखे हैं, मार्जिन के अंदर की साइड पे। मार्जिन के बाहर क्या लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए 21, 22 और 23। तो मार्जिन में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के नंबर, जिससे परीक्षक को क्वेश्चन ढूंढने में कैसी हो जाए, आसानी हो जाए। और दूसरे जो पॉइंट है वो कहाँ लिखेंगे, मार्जिन के अंदर की साइड पे लिखेंगे। और जो वन वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सी देखते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ये भी बता दूँ कि जब शॉर्ट फॉर्म आता है तो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। ठीक है, अभी सेक्शन सी किस तरह से लिखना है इसका हम अभ्यास करते हैं। अभी हम देखेंगे कि सेक्शन सी किस तरह से लिखना है। सेक्शन सी को मैंने हाईलाइट कर लिया है, बॉक्स के अंदर लिखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, औपचारिक ढांचे के लक्षण बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यदि आपको बता दिया गया है कि लक्षण 4 बताना है तो आपको 4 ही बताना है, ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे का क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार के प्रकार कितने होते हैं वो समझाइए। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक द्रव्य बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। पर देख सकते हो आपके द्रव्य बाजार के अंदर मैंने किसी प्रकार का नंबर नहीं दिया है। जब हम पॉइंट लिखते हैं तब हम नंबर नहीं देंगे, किसी प्रकार का डॉट है, साइन है, एरो है, स्टार है, ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन क्रम हम नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए द्रव्य बाजार में क्या लिखा गया है, यह अल्प अवधि का बाजार है।
उसकी परिपक्वता का समय कितना है, 1 वर्ष या उससे भी कम होता है। तो अंडरलाइन हाईलाइट क्या किया है मैंने पेंसिल से, 1 वर्ष या उससे कम। तो चेकर को तो आसानी हो ही गई परीक्षक को। और अंदर मैंने पेटा नंबर में पेटा विभाग जो है, पेटा पॉइंट्स आते हैं, जैसे संगठित द्रव्य बाजार, असंगठित द्रव्य बाजार, उसको मैंने कहाँ पे लिखा है, मार्जिन के अंदर की साइड पे लिखा है। उसी तरह सेकंड पॉइंट पूंजी बाजार है, तो उसके अंदर भी मैंने हाईलाइट कर लिया है। दीर्घ समय का बाजार है, उसके भी 2 प्रकार है, प्राथमिक बाजार और अंश बाजार। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने एक क्वेश्चन 31 है, उसके बीच में मैंने कितनी लाइन छोड़ी है, सिर्फ ओनली 1। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरह से लिखना है। मतलब कि क्वेश्चन के आंसर थोड़े से एक दूसरे से अलग हो, ऐसा ना हो कि फिर आप 3-3 लाइन छोड़ दो। सप्लीमेंट्री भरने से कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्वांटिटी से मार्क्स नहीं मिलेंगे। किससे मार्क्स मिलेंगे आपको, क्वालिटी से मार्क्स मिलेंगे। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने कंटेंट किस तरह से लिखा है, उसके अनुसार आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी देखते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी में आप देख सकते हो क्वेश्चन दिया गया है, 44 नंबर है, संकलन का महत्व क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए। इसके कारण क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनता है। मैंने आपको संकलन का महत्व के अपनी बुक के अंदर नंबर दिए गए 1 2 3 4 पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है इसमें, सिर्फ मैंने पॉइंट्स डाले हुए, डॉट डाले हुए। संचालन का प्रत्येक कार्य अर्थात आपको पता ही है आयोजन के कार्य, तो प्रत्येक कार्य को क्या कर लिया है, अंडरलाइन कर दिया है। फिर क्या है, संकलन होने से किसी भी कार्य का पुनरावर्तन नहीं होता है, तो पुनरावर्तन के नीचे अंडरलाइन किया है। संबंध कैसे बनते हैं, सुमेल। लक्ष्य प्राप्ति कैसे बनती है, सरल। संकलन से प्रत्येक कार्य में आवश्यक रहता है और सुमेल स्थापित होता है। इस तरह से मैंने क्या किया है, सारे जो पॉइंट्स है उसके अंदर मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया है। इसके कारण क्या होगा, परीक्षक को चेक करने में आसानी होगी। समझ में आया। तो सेक्शन डी किस तरह से लिखना है, इस तरह से आप लिखोगे तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। आगे अभी हम सेक्शन ई किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। सेक्शन ई हमारे लिए कैसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेक्शन ई मैंने हर बार जैसे सेक्शन की तरह मैंने क्या किया है, बॉक्स बना के लिखा है, और मार्जिन के बाहर मैंने क्या लिखा है, उसका नंबर लिखा हुआ है। सेक्शन ई में हम कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखेंगे। तो प्रस्तावना लिखी गई है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रस्तावना लिखी है। तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो नहीं लिख सकते। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसका पेपर पूरा हो जाता है और जो सब अच्छी तैयारी की होती है, उसके लिए ये पॉसिबल है। प्रस्तावना में आप क्या लिखना चाहते हो, क्वेश्चन का आंसर, वो लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना लिखना कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, संचालन की प्रस्तावना लिखी गई है, फिर अर्थ लिखा गया है, पर किसका लिखा गया है, मार्गदर्शन। तो जब आप अर्थ लिखते हैं तो आपको अर्थ के साथ किसका अर्थ लिख रहे हैं, तो मार्गदर्शन, तो वो लिखना आपको क्या है, ज़रूरी बन जाता है। तो आप पूरा लिखिए मार्गदर्शन का अर्थ। फिर उसके लक्षण, तो लक्षण यहाँ पे कुंतज एवं ऑर्डिनल की है, तो अंडरलाइन करनी चाहिए इसमें। तो क्या है कि इसकी स्पेशली आपने डेफिनेशन लिखी है, वो पता चल जाता है। फिर आप इस तरह से पॉइंट वाइज सारे लक्षण लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिए गए, मैंने यहाँ पे क्रम नहीं दिया है कि कितने लक्षण होते, लेकिन क्या लिखा है, डॉट लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या हमारा कंटेंट एज इट इज़ बुक के जैसा होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, पॉइंट के मुद्दे जो है वो कैसा होना कवर हो जाने चाहिए। जैसे कि 60% कहाँ क्या होना चाहिए, बुक का होना चाहिए, और 40% आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और भी है, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर याद करते तो यहाँ पे बहुत सारी कैसे पॉइंट्स होते हैं, तो आपने शॉर्ट की बनाई होती है, तो वो शॉर्ट की आपको लिखनी नहीं है आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर, ठीक है। समझ में आया। अभी आगे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे देखिए कैंसलेशन किया गया है। उद्देश्य, लक्ष्य, प्रवृत्ति, तो यहाँ पे मार्ग लिख दिया गया है, तो मैंने इसमें सर्कल किया है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कैसे मैंने
ये कैंसलेशन की एक छोटी सी हल्की सी मैंने क्या की है, लाइन खींच दी है। यदि आपको किसी प्रकार का वर्ड आपसे गलत लिखा जाए तो आपको इसी तरह से क्या करना है, छोटी सी लाइन को खींच लेनी है। फिर आगे है संचालन के प्रत्येक स्तर पे कार्य होता है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, फिर एरो किया गया है, ठीक है। यदि आपको एरो करने के बाद आपको कोई भी टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट लगता है प्रत्येक स्तर पे, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रत्येक स्तर पे संचालन के, तो यहाँ पे कैंसलेशन किया लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से आप कैंसलेशन करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। फिर लास्ट में क्या लिखा गया है, निष्कर्ष। तो आपने ये क्वेश्चन में जैसे एनालिसिस करते हैं वैसा एनालिसिस करना है कि आंसर में क्या लिखा है आपने, तो ये बात यहाँ पे जतानी है, ठीक है। अभी हम जब ये आंसर लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा एम कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा एम यही होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन के आंसर हम लिखेंगे, अटेंड करेंगे 100%। 3 घंटे में हम क्या करेंगे, अपना आंसर शीट में सारे क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। ये हमारा एम होना चाहिए, उसके सिवाय कोई भी एम वो समय पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, वाइटनर का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज लिखेंगे, हर सेक्शन ए बी नए पेज से लिखेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे। और कभी कभी क्या होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में गलती से दे दिया गया होता है, या तो फिर आप समझ लो कि सेक्शन ए है, उसके अंदर एमसीक्यू के आंसर में कुछ गलती हो गई है, तो आपको वो सुधारना नहीं है, कोई भी आंसर लिख लो, आपको जो सही लगे वो लिखो। यदि क्वेश्चन गलत लिखा गया है तो बोर्ड की तरफ से आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन के अंदर सुधारा नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। 10 मिनट पहले आपको आपके बार कोड के ऊपर ब्राउन स्टिकर चिपका लेना है, वाइटनर का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा कि आपको सप्लीमेंट्री बांधने के लिए जो धागा दिया जाता है वो कौन सा होना चाहिए, वाइट कलर का ही होना चाहिए। यदि वाइट कलर की जगह पे आपको सुपरवाइज़र कोई और कलर का धागा देता है तो आपको उसको क्वेश्चन करना है कि ये धागा वाइट कलर का क्यों नहीं है, क्यों हमें दूसरे कलर का धागा दिया जाता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको सारी बात तो बता दी गई है, अभी पूरा क्लियर हो गया है। अभी सप्लीमेंट्री में जो हमें इन्फॉर्मेशन भरनी है वो देख लेते हैं। सेंट्रल नंबर लिखना होता है, आपकी साइन जो आपने फॉर्म भरी होती है वो समय की वही साइन करनी है। फिर आपका सीट क्रमांक लिखना है, सब्जेक्ट का कोड नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, आंसर कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो लिखना है। मेन सप्लीमेंट्री के सिवाय आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ली है तो उसका भी टोटल करके आपको लिखना आवश्यक बन जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो बातें आपको मैंने बताई है वो बातें आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे बता देती हूँ कि अकाउंट में तो एंट्री वाइज आपको मार्क्स मिल ही जाते हैं। और स्टेट में आपको जैसे कि सी सेक्शन लिखा है तो मैंने क्या बोला, एक लाइन छोड़ने के लिए, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट होता है तो स्टेट के सब्जेक्ट में आपको एक सम के नीचे 2 लाइन छोड़नी चाहिए, ठीक है। और दूसरी एक बात कि शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है तो उसका फुल फॉर्म मोस्टली किस में लिखना चाहिए, इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। यदि आपका प्रेजेंटेशन कैसा इस तरीके का रहा जिसे मैंने बताया तो श्योरली आपको अच्छे से परसेंटेज बोर्ड की एग्ज़ाम में मिलेंगे। और आपकी सप्लीमेंट्री कैसी रहनी चाहिए, नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। यहाँ पे मेरी सप्लीमेंट्री देखिए कैसी, यहाँ पे थोड़ी सी कैसी ख़राब हो गई है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी सप्लीमेंट्री कैसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, और कैसी सुंदर अक्षर में लिखी होनी चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होने चाहिए, और सामने वाला कैसे देख के ही खुश हो जाए ऐसा हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।